हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुधा अपने बेटे मयंक की कुंडली लेकर मंदिर में जाती है और पंडित जी को देते हुए कहती है, प्रणाम पंडित जी, ये लीजिए मेरे बेटे मयंक की कुंडली, जरा इसे अच्छे से देखिए। इतने रिश्ते देख चुकी हूँ अपने बेटे के लिए, पर कोई भी जचता नहीं है। कहीं कोई दोष निकल आता है तो कहीं कोई बाधा। तो बताइए पंडित जी, देखकर जरा। सुधा की बात सुनने के बाद पंडित जी मयंक की कुंडली को अच्छे से देखकर बताते हैं। जी बहन जी, देखिए आपके बेटे की कुंडली में कोई दोष नहीं है, न ही उसके विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा का संकेत है। तो फिर मेरे बेटे का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी आपके बेटे को वो नहीं मिली है जो उसके भाग में लिखी है। आपकी बहू आपके बेटे से बड़ी होगी, वो आपके घर को खुशियों से भर देगी। वो आएगी तो आपके बेटे के भाग बदल देगी। पंडित जी की बात सुनकर सुधा चिंता में पड़ जाती है और पंडित जी को उनकी दक्षिणा देकर वापस घर आकर खुद से कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बीवी उससे बड़ी नहीं होगी। मैं कभी भी मयंक की शादी उससे बड़ी उम्र की लड़की से नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। इतना कहकर सुधा वापस से घर के कामों में लग जाती है। और एक सुबह जब मयंक घर से ऑफिस जा रहा था, तभी एक बहुत सुंदर सी लड़की हाथ में सब्जियों का थैला लिए उसकी कार के आगे आ जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर मयंक जल्दी से कार स्टॉप करके बाहर आकर कहता है, हेलो, सुनिए, आप ठीक है ना? होश में आइए, क्या हुआ आपको? ओह गॉड, क्या करूं? कहीं ये गर्मी से तो बेहोश नहीं हो गई? थोड़ा सा पानी पिला देता हूं इनको। इतना कहकर मयंक जल्दी से कार में से पानी की बोतल निकालता है और उस बेहोश हुई लड़की के चेहरे पर छिड़कता है, साथ ही उसे पानी पिलाता है। वो लड़की होश में आती है, जिसके बाद मयंक उससे कहता है, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आप ऐसे बेहोश कैसे हो गईं? जी मैं ठीक हूँ, माफ करना, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप है कौन? मेरा नाम सुरोस्ता है। वो मैंने कल से कुछ खाया नहीं है, कल से मेरा व्रत था। अभी मैं बस पूजा करके सब्जियां लेकर घर ही जा रही थी और रोड क्रॉस करते हुए आंखों के आगे ब्लैकआउट हो गया। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी मत कहिए। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको जहाँ भी जाना होगा। आपकी मदद करके खुशी होगी मुझे। मयंक का शांत और प्यार भरा स्वभाव देखकर सुरोस्ता उसे हाँ कह देती है और मयंक सुरोस्ता को उसके घर ले जाता है। इसी बीच दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। कुछ देर में सुरोस्ता का घर आ जाता है और वो जैसे ही सब्जियां लेकर कार से बाहर निकलती है, तभी उसकी सास अंजना उसे देख लेती है। मयंक सुरोस्ता को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैसे ही सुरोस्ता घर के अंदर आती है, तभी अंजना उसे एक जोरदार चाटा लगाकर कहती है, क्यों री पापन, मेरे बेटे को खा गई, अभी भी तेरा पेट नहीं भरा जो तू इस उम्र में नए आशिक बनाती डोल रही है? बेहया, शर्म नहीं आती तुझे? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? वो तो मैं रास्ते में बेहोश हो गई थी, इसलिए वो लड़का मेरी मदद करने के लिए मुझे घर तक छोड़ गया। अपनी चापलूस भरी बातें ना किसी और को कहना, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, समझ गई? मुझे तेरी आदतों के बारे में अच्छे से पता है। जानबूझकर ही बेहोश हो गई होगी तू करमदिली, ताकि तुझे कोई बाहों में थाम सके। सुरोस्ता को खरी खोटी सुनाकर अंजना वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मयंक की आंखों के सामने सुरोस्ता का भोला भाला चेहरा बार बार आता है और वो अपने मन में सोचता है, कितना प्यारा चेहरा है। जितनी बार भी याद करता हूँ चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ जाती है। सुरोस्ता, उफ, कितना प्यारा नाम है। हे भगवान, अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया है ना तो दोबारा मिला दे मुझे उससे। मैं तो पहली बार में ही दिल हार गया। इतना कहकर मयंक सो जाता है। जैसे तैसे दिन गुजरते जाते हैं और एक रोज मयंक की मुलाकात फिर से सुरोस्ता से होती है और मयंक बोलता है, अरे सुरोस्ता जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं तो आपसे बहुत नाराज हूँ। जी क्यों? आपको मैंने आपके घर छोड़ा पर आपने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। अरे कम से कम इतना तो कह देती, कॉफी नहीं मांगता मैं। सुरोस्ता इससे पहले कि कुछ कहते ही वहाँ अंजना आती है और गुस्से में बोलती है, क्यों री डंकनी, सुधरी नहीं तू? आज भी फिर तूने अपने आशिक को बुला लिया मिलने के लिए? अरे इसकी कम उम्र का तो लिहाज कर ले, कितना छोटा है तुझसे ये। इतना कहकर अंजना सुरोस्ता को अपने साथ घसीटती हुई ले जाती है। ये सब देखकर मयंक को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो सुरोस्ता के बारे में सारी जानकारी निकलवाता है।
तब उसे पता चलता है कि सुरोस्ता उससे उम्र में 5 साल बड़ी है। साथ ही वो एक विधवा है। उसके पहले पति की एक हादसे में मौत हो गई थी। सच जानने के बाद भी मयंक अपने कदम पीछे नहीं हटाता और वो सुरोस्ता से बातचीत बढ़ा देता है। वक्त गुजरता है। सुरोस्ता और मयंक दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक रोज मयंक सुरोस्ता से शादी करके उसे अपनी बीवी बनाकर अपने साथ घर लाता है, जिसे देखकर सुधा कहती है, मयंक, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? इसकी उम्र क्या है और तूने इससे शादी क्यों की? माँ, ये मेरा प्यार सुरोस्ता है, आपकी बहू। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। पर बेटा, कुछ भी करने से पहले कम से कम कुछ तो बता देता। और अब जब शादी कर ही ली है तो घूंघट उठा, चेहरा तो दिखा दे। माँ, आप खुद ही उठा लो ना। मयंक की बात सुनकर सुधा जैसे ही सुरोस्ता का घूंघट उठाती है तो उसके होश उड़ जाती है और वो गुस्से में कहती है, ये तो अंजना की बहू है जो उम्र में भी तुझसे बड़ी है। तू पागल हो गया है? तुझे ये 5 साल बड़ी और विधवा ही मिली शादी करने के लिए? मैं इसे अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। जो पहले ही अपने पति को खा चुकी है, मेरे बेटे को भी खा जाएगी। अभी के अभी अंजना को फोन करती हूँ ताकि वो अपना ये कूड़ा अपने साथ ले जाए। सुधा बिना कुछ सुने ही अंजना को कॉल करके अपने घर बुलाती है और कुछ ही देर में अंजना सुधा के घर आती है और अपनी बहू को सुहागन देखकर उसके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो सुरोस्ता को चाटा लगाकर कहती है, अरे कलमुही, नाश हो तेरा। ये क्या क्या तूने? अरे शादी कर ली तूने, वो भी खुद से छोटे लड़के से। अरे ये सब करते हुए तुझे मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया? हाय, तुम मर क्यों नहीं गई जहर खाकर? बस बहुत हो गया, अब कोई कुछ नहीं कहेगा सुरोस्ता जी को। अरे तो क्या हो गया अगर वो उम्र में मुझसे 5 साल बड़ी है? क्या उनकी जिंदगी नहीं है? उनको जीने का कोई हक नहीं है? उनके पहले पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसमें उनकी क्या गलती है? अरे कितनी छोटी और पिछड़ी सोच है आप दोनों की, जो एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। आपको बस उसकी उम्र और कमी ही दिखाई देती है, दर्द नहीं। माँ जी, मैंने आज तक कभी आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। आपने जो कहा सब किया, पर कम से कम एक बार आप मेरी बात तो सुनती। जितना दर्द आपको अपने बेटे खोने का था, मुझे भी तो था अपने पति खोने का। फिर भी मुझे हर तरफ से गलत साबित किया। पर अब मैं मयंक से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूंगी, फिर चाहे मैं उससे 5 साल बड़ी क्यों न हूँ। सुरोस्ता और मयंक की बातें सुनकर सुधा और अंजना का सर शर्म से झुक जाता है और वो दोनों ही सुरोस्ता और मयंक से माफी मांगती हैं और सुधा हंसी खुशी सुरोस्ता को अपनी बहू स्वीकार करती है। चिंगारी अपने नाम की तरह ही एकदम हॉट दिखने वाली औरत थी, जो 45 की उम्र में भी 20 के नजर आती थी, क्योंकि उसे जिम जाना, योगा करना आदि जैसी चीजों का बड़ा ही शौक था और वो उससे खुद को मेंटेन रखना भी बखूबी जानती थी। जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। ऐसे ही चिंगारी अपने पति केतन के साथ मस्ती मोहल्ले में शिफ्ट होती है। जैसे ही मोहल्ले के लोग चिंगारी को देखते हैं तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी मोहल्ले के मिश्रा जी केतन जी के पास जाकर बोलते हैं, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। मस्ती मोहल्ले में आपका स्वागत है। जी जी शुक्रिया। मेरा नाम केतन है, ये मेरी धर्म पत्नी है चिंगारी। हाय चिंगारी, ये तो चलता फिरता कगुला है। केतन जी चलिए ना, मुझसे ज्यादा देर धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हाँ जी चलो ठीक है भाई साहब, फिर मिलते हैं। इतना कहकर केतन चिंगारी के हाथों में हाथ डालकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ा वक्त गुजरता है और अब मोहल्ले का हर मर्द चिंगारी का फैन बन गया था। जैसे ही चिंगारी अपनी बालकनी में आती, सभी लोग उसके हुस्न को ताड़ने लगते हैं। तो वहीं चिंगारी भी कहाँ कम थी, वो भी जानबूझकर अपनी अदाएं दिखाती। ऐसे ही एक शाम दुबे जी हाथों में मीठा पान लिए चिंगारी के घर जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं। तभी चिंगारी दरवाजा खोलती है और दुबे जी बोलते हैं, अरे प्रणाम भाभी जी। जी नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ आपका? जी आपकी इस मीठी बोली को और ज्यादा मीठा बनाने के लिए मीठा मीठा पान लाए हैं। जी जी शुक्रिया, बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बस अब हम चलते हैं। आपको देख लिए, अरे मतलब पान दे दिया, मेरा काम हो गया।
दुबे जी के जाने के बाद जैसे ही चिंगारी घर का गेट बंद करती है, तभी उसके घर की डोर बेल फिर से बजती है। चिंगारी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो इस बार सामने मिश्रा जी हाथों में फूल लिए खड़े होते हैं और बोलते हैं, फूलों से प्यारी आपकी मुस्कान के लिए ये प्यारे प्यारे फूल। जी शुक्रिया, अंदर आइए। बहुत खूबसूरत घर है आपका, बिल्कुल आपकी तरह। हाय, आप भी ना बातें बड़ी अच्छी करते हो। वैसे अभी दुबे जी भी आए थे। क्या वो कमीना, मेरा मतलब दुबे क्यों आया था? अरे वो मीठा पान लेकर आए थे। कमीना कहीं का पान खिला खिला कर मेरी चिंगारी को फायर पान बनाना चाहता है। पर मेरा नाम भी मिश्रा है बेटे, तेरे जैसों को तो यूं ही पछाड़ दूंगा। आया बड़ा भरोसे वाला। अरे कहाँ खो गए आप? जी जी कुछ नहीं, अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिश्रा जी भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद चिंगारी खुद से बोलती है, कैसे कैसे घोचू रहते हैं इस मोहल्ले में। साला एक पटाने के लिए पान लाता है तो दूसरा फूल लाता है। अरे मैं भी चिंगारी हूँ, चिंगारी। जहाँ लगती हूँ ना तो आग की लपटें आसमान तक जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मिश्रा और दुबे रोज नई नई तरकीबें लगाकर चिंगारी को पटाने की कोशिश करते हैं, पर चिंगारी किसी के हाथ नहीं आने वाली थी। वो उन दोनों से ही मतलब पूरा करवाती और मजे लेती। ऐसे ही एक शाम को मोहल्ले में माता का जागरण होता है और सभी लोग उसमें जाते हैं। चिंगारी भी एक ब्यूटीफुल सी रेड साड़ी डालकर जगराते में आती है, जिसे देखकर मिश्रा और दुबे मन में सोचते हैं, माता के 9 रूपों के बारे में तो सुना है, पर ये 10वां रूप तो अपरंपार है। इस देवी की तो मैं सारी जिंदगी भक्ति करता रहूं तो भी कम है। इसका रूप तो कहर है, कहर। दोनों ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी चिंगारी उनके पास आकर बोलती है, जी अगर आप लोगों का सोचना बंद हो गया हो तो जरा माता रानी के जगराते पे भी ध्यान लगा लो। इतना बोलकर चिंगारी वहाँ से चली जाती है। मिश्रा और दुबे अपने अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। ऐसे ही एक दिन केतन और चिंगारी मार्केट में सब्जियां ले रहे होते हैं। तभी केतन के फोन पर किसी का कॉल आता है और वो चिंगारी को सब्जी खरीदता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दूर खड़े मिश्रा जी ये सब देख लेते हैं। तभी वो चिंगारी के पास आकर बोलते हैं, अरे भाभी जी कैसी है आप? भाई साहब नहीं दिख रहे। जी वो यही थे, किसी काम से गए हैं अभी। अरे अरे लाइए लाइए, मैं आपकी मदद कर दूं। जी जरूर जरूर, जरा ये सब्जियां हमारे घर तक छोड़ दो। सब्जियां तो क्या भाभी जी, मैं तो आपको भी बाहों में भरकर घर तक छोड़ सकता हूँ। जी कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं, चलिए चलिए। इतना कहकर मिश्रा जी उसके घर पर सब्जियों का थैला छोड़ देते हैं और तभी वहाँ दुबे जी आकर बोलते हैं, अरे भाभी जी, आपको मदद चाहिए थी तो मुझे कह देते ना, मिश्रा जी को काहे परेशान किया? अरे परेशान क्या होना है, भाभी जी के लिए तो मैं सुलगते हुए कोयले पर भी चल दूं। सब्जियां छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है। अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुमको। इतना ही मदद का शौक है तो घर पर अपनी पत्नी की मदद करो ना। वो बेचारी तो सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती है। नहीं तो आपके क्यों गुर्दे लाल हो रहे हैं? बीवी हमारी, पड़ोसन हमारी, तुम्हें क्या चुल है? अच्छा जी, अरे नादान बालक, पड़ोसन तो वो हमारी भी है, तुम्हारी ज्यादा हो रही है क्या? सुधर जाओ, हम बताए दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा कंटाप लगाएंगे तुम्हारी आने वाली 7 बस्तियां बहरी पैदा होंगी। उन दोनों की बहस सुनकर चिंगारी बोलती है, अरे क्या हो गया आप दोनों को? बहस क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, हम दोनों कभी नहीं बहस करते। सही कहा ना दुबे जी? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा है। हम दोनों तो सगे भाई से भी बढ़कर प्यार करते हैं। फिर तो ठीक है। वैसे भी मुझे ज्यादा लड़ने वाले लोग पसंद नहीं हैं। वो क्या है ना, नाम तो हमारा चिंगारी है पर हम बहुत ठंडे स्वभाव के हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। मिश्रा और दुबे वैसे तो एक दूसरे के खून के प्यासे बने घूमते, पर जब चिंगारी आसपास होती तो वो पानी में घुली शक्कर की तरह मिठास दिखाते। थोड़ा समय और गुजरता है और रक्षाबंधन का दिन आता है। चिंगारी सुबह सुबह नहा धोकर पूजा करके राखी की थाल सजाती है और दुबे के घर जाती है, जहाँ उसकी पत्नी मालिनी दरवाजा खोलती है और बोलती है, अरे चिंगारी जी आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? आइए आइए। जी शुक्रिया। दुबे जी कहाँ है? जरा उन्हें बुला देंगी? आप अंदर तो आइए, मैं बुलाती हूँ।
सुनिए जी, चिंगारी जी आई है, जल्दी आइए जरा। अरे अरे आ गए हम आ गए। नमस्ते भाभी जी, सुबह सुबह हमारे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? अरे आप दोनों बैठिए, फिर बताती हूँ। चिंगारी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी सोफे पर बैठ जाते हैं और चिंगारी बोलती है। वो क्या है ना मालिनी जी, आप तो जानती हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है और केतन जी के सिवा हमारा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। लेकिन जब से हम इस मस्ती मोहल्ले में आए हैं, हमने जाना है कि रिश्ते खून के ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन दिल से बने रहने चाहिए। और आज दुबे जी की कलाई पर राखी बांधकर मैं इस बात को सच करना चाहती हूँ। क्या? अरे नहीं नहीं। अजी क्या हो गया? स्पीकर की तरह क्यों बजने लगे? चिंगारी जी ने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया? राखी बांधने आई है वो, हाथ आगे करो अपना। बेचारा दुबे मरता क्या न करता, अपने प्यार को मारकर वो चिंगारी की तरफ हाथ बढ़ाता है और चिंगारी उसके हाथ पर राखी बांधकर बोलती है। दुबे भैया, अब अपनी इस बहन की हमेशा रक्षा करना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय भैया, बाय मालिनी भाभी। इतना कहकर चिंगारी मिश्रा के घर जाती है और उसे भी राखी बांधकर घर आ जाती है। जिसके बाद मिश्रा और दुबे दोनों ही पार्क में आते हैं और एक बेंच पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर हौसला देते हैं और अपनी अपनी कलाई को देखकर बोलते हैं। क्या सोचा था, क्या हो गया? सैया बनने चले थे हम और भैया बनकर लौटे हैं। ना जाने इस जिंदगी में लिखी और कितनी ठोकरें हैं। दिल में छुपा दर्द अब किसे बयां करें? आंखों के आंसुओं को कितने टिश्यू पेपर से साफ करें? वो तो कहकर भैया बांध गई राखी। हाय, अब इस जालिम जिंदगी का क्या करें? तभी वहाँ चिंगारी केतन के साथ आकर बोलती है। क्यों रोते हो अपनी किस्मत पर इतना? जो सच है उसे अपना लो ना। जल्दी से अपनी इस बहन को रक्षाबंधन की शॉपिंग करवा दो ना, मेरे प्यारे भैया जी। दोनों अपनी आंखों में आंसू लिए चिंगारी की तरफ देखते हैं और गायब हो जाते हैं। जिसके बाद केतन और चिंगारी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एक बड़े से पार्टी हॉल में नितारा एक बहुत ही सुंदर और महंगा लहंगा पहनकर चल रही होती है और वहाँ खड़े सभी लोगों की नजरें बस उसी पर टिकी होती है कि तभी उसकी दोस्त मुस्कान बोलती है। वाओ यार, तू तो इस लहंगे में बहुत ही मस्त लग रही है। वो तो लगना ही था ना, इस दिन के लिए ही तो मैंने इतना महंगा लहंगा लिया है। वो बोल ही रही होती है कि तभी एक वेटर उसके पास से गुजर रहा था, जिसके हाथ में चटनी से भरी हुई एक कटोरी थी, जो गलती से नितारा के ऊपर गिर जाती है और इस वजह से नितारा बोलती है। OMG, अरे दिखता नहीं है क्या अंधे हो? मेरे इतने महंगे लहंगे पर इतनी घटिया चटनी गिरा दी। हाय, मेरा 50,000 का लहंगा। इतने में ही नितारा की माँ जया उसके कमरे में आकर उसे उठाने के लिए उसके मुंह पर पानी गिरा देती है और फिर नितारा गुस्से में उठकर बोलती है। अरे अब पानी डालने से साफ थोड़ी ना होगा, मेरा लहंगा खराब हो गया। तभी नितारा की माँ उसके सर पर मारते हुए बोलती है। अरे ओ महारानी, सपनों से बाहर निकल और जाकर तैयार हो जा कॉलेज के लिए। क्या ये मेरा सपना था? थैंक गॉड, मेरा लहंगा बच गया, वरना मैं तो रो रो कर ही मर जाती। इतना कहकर वो कॉलेज के लिए तैयार होकर घर से निकल जाती है और शाम को वापस आते वक्त अपनी फ्रेंड मुस्कान से बोलती है। यार मुस्कान, आज मैंने सपने में खुद को बड़े मस्त लहंगे में देखा। अरे कितनी सुंदर लग रही थी मैं। ओहो, न जाने तो ये सपना कितनी बार देखेगी। अरे इसको पूरा भी कर लेना। अरे अभी नहीं, मैं अपनी शादी में खरीदूंगी और इतना महंगा लहंगा खरीदूंगी ना कि जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ओफो, फिर तो भगवान ही जाने तेरे ये लहंगे वाले सपने कब पूरे होंगे। जिसके बाद नितारा घर आती है और खाना खाने बैठ जाती है। एक कोर खाते ही वो अपनी माँ को बोलती है। माँ, क्या बात है, आजकल खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा। खाना मन लगाकर नहीं बनाते क्या आप आजकल? अच्छा जी, एक तो इतनी गर्मी में खाना बनाओ, जो इस जन्म में तेरे बस की बात तो है नहीं। ऊपर से तू कमी निकालती रहे, बस यही सुनना रह गया था ना। अरे माँ, सीख जाऊंगी, खाना ही तो है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना जो जन्म लग जाएंगे। अरे पहले अपने लहंगे के सपनों से फुर्सत मिले तब तो कुछ दिखाई देगा ना तुझे। क्या है माँ, एक ही बात बार बार बोलती हो बस। हाँ, तू तो बस लहंगों का ही सपना देखती रहे। कभी किचन में खाना बना रही हूँ,
ऐसा सपना भी देख लिया कर। माँ देखना, एक दिन मैं बहुत सारे लहंगे खरीदूंगी, अलग अलग डिजाइन के और महंगे महंगे। नितारा की ये बात सुनकर उसकी माँ अपने सर पर हाथ रख लेती है, जिसके बाद नितारा अपने कमरे में जाकर सो जाती है और सपने लेने लगती है कि एक शाम वो मार्केट जाती है। उसके हाथ में सब्जी से भरा थैला होता है जो बहुत भारी था। तभी एक निशांत नाम का लड़का फोन पर बात करते हुए उसके सामने आता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके बाद नितारा के हाथ से सब्जियों का थैला गिर जाता है और सारी सब्जियां रोड पर बिखर जाती है और नितारा बोलती है, आज तो माँ सुना सुना कर मेरी जान ही ले लेगी, सारी सब्जियां गिर गई। सॉरी, मेरी वजह से ये सब बिखर गया। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इन्हें समेटने में। अब हेल्प तो तुम्हें करनी पड़ेगी, गलती भी तो तुमने ही की है। हाँ, आप कहो तो आपको कहीं ड्रॉप कर दूं, क्योंकि बहुत सारा सामान है ना आपके पास। नितारा उसकी बात मान जाती है और निशांत की कार में बैठ जाती है और रास्ते में बातें करते हुए दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद रास्ते में वो एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और ऐसे ही दोनों के बीच मुलाकातें और बातें दोनों बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। साथ ही दोनों अपनी अपनी फैमिली को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं और दोनों के परिवार वाले उनका रिश्ता भी पक्का कर देते हैं। एक दिन नितारा और निशांत रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी नितारा बोलती है, मुझे अपनी शादी में सबसे सुंदर और महंगा सा लहंगा पहनना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं इतना अमीर तो हूँ ही कि अपनी होने वाली बीवी की ये ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हें पूरे 1 लाख का लहंगा दिलवाऊंगा। क्या कहा? 1 लाख? आई लव यू सो मच निशांत। जिसके बाद शादी का दिन आ जाता है और नितारा निशांत के दिए हुए लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। जिसके बाद पूरे रीति रिवाज से उनकी शादी होती है। शादी की पहली रात जब निशांत कमरे में आता है तो देखता है कि नितारा बार बार अपने लहंगे को ही देखे जा रही है। तभी वो बोलता है, अरे अब बस भी करो, ये तुम्हारा ही लहंगा है। अब कितना निहारोगी इसे। अब कुछ कंफर्टेबल पहन लो जाकर। ना जी ना, मैं तो आज इसे ही पहनकर सोने वाली हूँ। नितारा ऐसे ही अपना लहंगा पहनकर सो जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता भी जाता है और एक दिन नितारा मार्केट से ढेर सारे लहंगों की शॉपिंग करके घर आती है, जिसे देखकर उसकी सास ममता बोलती है, आ गई बहू, क्या क्या लाई है? अरे जरा मुझे भी तो दिखा। हाँ हाँ माँ जी, देखो ना, मैंने कितने सारे लहंगों की शॉपिंग की है और ये वाला तो सबसे महंगा है, पूरे 10 लाख का। रुकिए, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। अरे ओ नासपिटी, इतने सारे पैसे उड़ाकर आई है और लाई भी तो देख। क्या ये 5-10 लहंगे? अरे बाजार में बाकी कपड़ों का अकाल पड़ गया था क्या? कितने अच्छे तो लग रहे हैं माँ जी, क्या बुराई है इसमें। और मुझे ना लहंगों के अलावा कुछ पसंद नहीं आता मार्केट में। अरे बैल बुद्धि, 1-2 साड़ी या सूट भी ले लेती। हमेशा हर जगह लहंगे पहन के तो नहीं जा सकती ना। कैसी बात कर रही हो माँ जी, अगर मेरा बस चले तो मैं तो हर जगह लहंगे ही पहन कर जाऊँ। ऐसे ही नितारा जब भी शॉपिंग के लिए जाती तो हमेशा 1-2 महंगे लहंगे जरूर लेकर आती। ऐसा करते करते उसके पास बहुत सारे लहंगे हो जाते हैं, इसीलिए वो जहाँ भी जाया करती हमेशा लहंगे पहनकर ही जाती। कुछ दिन बाद पड़ोस की एक औरत ममता से मिलने घर आती है और बोलती है, और ममता कैसी है? बस ठीक हूँ मैं, तू बता आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? हाँ, वो मुझे तेरी बहू से जरा काम था। मैंने उसे कई दफा देखा है नए नए डिजाइनर लहंगे पहने हुए। हाँ, बस यही तो आता है उस पागल को, जब देखो तब लहंगे में मटकती रहती है। इतने में ही नितारा पानी लेकर लहंगे में चलती हुई आती है और औरत को पानी देती है, जिसके बाद वो औरत बोलती है, अरे वाह ममता, तेरी बहू तो खूब जच रही है इस लहंगे में। अरे जचूंगी क्यों नहीं, पूरे 5 लाख का लहंगा पहना है मैंने। 5 लाख? इतना महंगा लहंगा? अरे बेटा, मेरी बेटी को ना अपने दोस्त की शादी में जाना है, तो तू अपना एक लहंगा उसे दे दे। हाँ हाँ दे देगी। वैसे भी इसके पास तो बथेरे लहंगे पड़े हैं, इतने हैं कि रखने की जगह भी नहीं है। हाँ हाँ आंटी जी, मैं अभी ला कर देती हूँ। इतना कहकर नितारा अपने कमरे में जाती है और अलमारी से एक लहंगा निकालकर उस औरत को दे देती है,
जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही नितारा नए नए लहंगों की शॉपिंग किया करती और आस पड़ोस वालों को भी अपने लहंगे दे देती। एक दिन सुबह जब वो अपनी अलमारी खोलती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि सारे लहंगों को चूहे ने बुरी तरह कुतर दिया है। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है, मेरे सारे लहंगे। इतना कहते ही वो बेड से नीचे गिर जाती है और उसकी नींद खुलती है। जिसके बाद वो अपने आसपास देखते हुए बोलती है, ये क्या, मेरे पास तो एक भी लहंगा नहीं है। OMG, मैं फिर से सपना देख रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।